Hello students, good evening. As we are here going to discuss about robotics. As you can see, the chapter number 7 is robotics, and if we talk about robots, these robots are just a part of our daily life, if we can say, as we can describe this. But here are so many things. If we need to use them, so we need robots. Robots are like machines, and machines is everywhere. Everywhere means like in our surroundings. As you can see, there are so many kinds of machines and washing machines, like refrigerators, manufacturing machines, industrial machines, industri- and there are robotic kinds of machines which are like सेम कैसे लगती हैं ह्यूमंस की तरह, बट उनका जो बिहेवियर है वो थोड़ा डिफरेंट होता है. बिहेवियर की हम बात करें तो उस बिहेवियर में जो चीज़ें आती हैं हमारे सामने, आप बात कर सकते हैं जैसे कि उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन है या फिर इमोशनल अटैचमेंट है, ये सब उनके अंदर नहीं देखा जाता है, बिकॉज ये सारी प्रोग्रामिंग हम रोबोट्स के अंदर अभी नहीं की जा रही है, सो दैट दे आर नॉट एबल टू जस्ट रिएक्ट अकॉर्डिंगली जैसे कि ह्यूमन रिएक्ट कर पाता है. तो रोबोटिक्स इज लाइक, और बात करते हैं तो इसी ब्रांच से लिया गया है जो रोबोट्स के बारे में सारी जानकारी देता है. जहाँ वैरायटी ऑफ रोबोट्स हैं, कंपोजिशन ऑफ रोबोट्स हैं, उनके टाइप्स हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं, तो उन सब के बारे में बात की जाती है. एक रोबोट को बनाने में डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन है आपकी, जैसे कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, एआई प्रोग्रामिंग्स, ठीक है, और मैकेनिकल पार्ट्स, कुछ आयरन और कुछ आपके अलग अलग टाइप के पुर्जे, मशीन बोल्ट्स, नट्स और बहुत सारी चीज़ें यूज़ में लाई जाती हैं. इसी तरह से उनमें कैपेसिटी आ पाती है कि वो एनवायरनमेंट के हिसाब से रिएक्ट कर सकें. एज यू नो कि इसमें बहुत सारे सेवरल सेंसर्स भी होते हैं. तो सेंसर्स होते हैं तो इसीलिए वो उस हिसाब से रिएक्ट कर पाते हैं कि सेंस करके ही चीज़ों को वो चल सकते हैं. उनकी अपनी एक मेमोरी होती है, अपना ही पावर प्रोसेसर होता है, उनको चार्ज करके ही यूज़ में लाया जा सकता है. अगर हम रोबोट्स की बात करते हैं स्पेशली, तो इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कहीं ना कहीं साथ में कंप्यूटर साइंस का भी योगदान है. सो विद द हेल्प ऑफ दीज काइंड ऑफ इंजीनियरिंग्स एंड रोबोट, इफ वी कैन से, दिस इज द डिज़ाइन, बिल्डिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ स्ट्रक्चर. जो स्ट्रक्चर होता है इसमें डिज़ाइनिंग, बिल्डिंग एंड रोबोट्स की प्रोग्रामिंग सब कुछ शामिल है, और सारी ही इंजीनियरिंग की कॉम्बिनेशन से इसको बनाया जाता है. कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो कंपोनेंट आपकी कंपोजिशन देखिए. रोबोट्स में मैकेनिकल डिज़ाइन के लिए उसकी शेप वगैरह होती है. इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में पावर होती हैं. रोबोट्स को ऑपरेट किया जाता है कुछ सॉफ्टवेयर की हेल्प से, जिसकी हेल्प से वो परफॉर्म कर सकता है टास्क को, हमारे कमांड्स को फॉलो कर सकता है. ठीक है. एक्ट्यूएटर होता है एनर्जी को मूव करने के लिए, आपको क्योंकि एनर्जी को कन्वर्ट करना पड़ता है मूवमेंट में, तभी उसके बाद ही रोबोट वर्क कर पाता है. ठीक है. यहाँ पे बहुत सारे आर्म वगैरह दिए हुए हैं रोबोट्स के, देख सकते हैं आप. ठीक है. इलेक्ट्रिकल मोटर्स फिट की जाती हैं यूज़ करने के लिए, बैटरीज, सोलर पावर सिस्टम भी लगाया जाता है सो दैट यू कैन रिचार्ज. मसल में वायर्स होते हैं जो कि 5% तक कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ में, और सेंसर्स आपके प्रोवाइड करते हैं रियल टाइम नॉलेज, जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन को गेन करके टास्क को परफॉर्म कर सके. फीचर्स की बात करते हैं, बहुत सारे फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं रोबोट्स के. देखिए यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल, रोबोट एब्जॉर्ब्स इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स सराउंडिंग्स, सारे सराउंडिंग्स इन्फॉर्मेशन लेकर वो टास्क को कैरी आउट कर सकता है, एंड वो फंक्शन कर सकता है अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम्स जो इसमें इंस्टॉल किए जाते हैं. रोबोट्स में सेंसर्स होते हैं जो कि उसको ये प्रोवाइड करवाते हैं चीज़ें, जिससे कि वो मूवमेंट्स को डिटेक्ट कर पाता है और नॉर्मली पर्सन की तरह ही बिहेव कर सकता है. बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ पर वो एक सिंपल पर्सन की तरह बिहेव नहीं कर पाता है, रिएक्ट नहीं कर पाता है, इमोशनली अटैच नहीं हो पाता है. टाइप्स की बात करते हैं रोबोट्स के, तो टाइप्स यहाँ पे देखिए. एक तो नंबर 1 इज़ एरोस्पेस. इसकी ब्रॉड कैटेगरी है. जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, मान लीजिए जो फ्लाइंग रोबोट्स हैं, स्मार्ट रोबोट्स हैं, जो उड़ सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, तो वो जो रोबोट्स हैं किसी भी टाइप के दिखने में लगते हों, वो सारे के सारे आते हैं कैटेगरी में एरोस्पेस की. ठीक है. एयर से लिया गया है, स्पेस आकाश से लिया गया है, तो इनकी कॉम्बिनेशन से बने हुए रोबोट्स आपके एरोस्पेस कैटेगरी में आते हैं. जैसे मार्स के रोवर्स हैं, नासा के रोवर्स हैं, इसरो के रोवर्स भी हैं. ठीक है, जो भी बनेंगे, तो इस तरह से रोबोट्स सारे आते हैं एरोस्पेस में. आप ये देख सकते हैं. एग्जांपल के लिए कंज्यूमर रोबोट्स की बात करते हैं. कंज्यूमर रोबोट्स जो हैं अवेलेबल होते हैं परचेज़ के लिए भी और चीज़ों के लिए भी, जैसे कि बहुत सारे
टॉयज़ हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ रोबोट्स थिंग्स हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सारे के सारे भी कंज्यूमर रोबोट्स में आते हैं जिनको यूज़ किया जाता है अवेलेबिलिटी के साथ। डिज़ास्टर रिस्पॉन्स टूल्स, ऐसे टूल्स, ऐसे रोबोट्स जो बेसिकली वर्क करते हैं उन एरियाज़ में जहाँ पर ह्यूमन के लिए थोड़ा डेंजर ज़्यादा रहता है। उन हार्ड कंडीशंस में, उन हार्ड टेम्परेचर्स में जो बहुत हॉट हो, बहुत कोल्ड हो, या फिर जहाँ पर कनेक्शन का खतरा रहता हो, ठीक है, डिस्टर्शन रहता हो किसी भी सुरंग में, टनल में काम करने के लिए, ऐसी जगहों पर ये अच्छे से वर्क कर पाते हैं। दे कैन वर्क इफिशियंटली। हाँ, एज वी कैन से दैट कि दे कैन वर्क इन ऑल वेदर। अगला है आपका इंडस्ट्रियल रोबोट्स। इंडस्ट्रियल रोबोट्स की अगर हम बात करते हैं तो देर आर सो मैनी इंडस्ट्रीज इन वास्ट एरियाज, हाँ, और देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्शन रोबोट्स, स्पेसिफिक डिज़ाइन रोबोट्स, मैकेनिज्म रोबोट्स, ओके, स्पेशलाइज्ड रोबोट्स। बहुत सारे टास्क इंडस्ट्री में रहते हैं अलग अलग टाइप के, जहाँ पर उनको डिज़ाइन किया जाता है और उसी हिसाब से वो उस डेजिग्नेशन के हिसाब से अपना वर्क भी करते हैं रोबोट्स। हर रोबोट का अपना एक डेजिग्नेशन है, अपना एक तरीका है वर्क करने का, उसी हिसाब से उनको सेटअप किया जाता है और उसी लेवल पे वो वर्क करते हैं। मेडिकल रोबोट की बात करते हैं तो यहाँ पर सर्जरी के पर्पज़ से, बहुत लाइट सर्जरी के पर्पज़ से, एक्सरे स्कैन्स के पर्पज़ से जो रोबोट्स को डिज़ाइन किया जाता है वो बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये आपके हैं मेडिकल रोबोट्स। एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो किस फील्ड में यूज़ कर सकते हैं आप, लाइक हेल्थ केयर की फील्ड में है, ठीक है, डिलीवरी सिस्टम में रोबोट्स का यूज़ किया जाते हैं, हाउस होल्ड में आप अपने काम करवाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, मिशन पे जाने के साथ में, मिलिट्री ऑपरेशंस में बहुत जगह पे जहाँ रिस्क होता है, वॉर जोन्स में यूज़ कर सकते हैं रोबोट्स का आप, ठीक है, कंपेनियनशिप आपके साथ में रहने के लिए, बड़े बूढ़ों के साथ में रहने के लिए, लाइक नो एल्डरशिप में, और बाकी आपकी मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में भी रोबोट्स वर्क कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप का रोबोट जो है कंजर्वेशन की फील्ड में भी यूज़ कर सकता है, जहाँ पर आप अलग अलग टाइप के फील्ड्स में वर्क करवा सकते हैं, ओके, जहाँ पर आपके पास कहीं कभी जो फायर्स होती हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाए, सो उस पार्ट्स को भी ये नेगलेक्ट करके अलग से अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो दैट्स इट, इट वाज डन फ्रॉम माय साइड। ये चैप्टर 7 से था। अब बात करते हैं चैप्टर 8 की, यहाँ पर साइबर एथिक्स के बारे में बताया गया है। साइबर एथिक्स में जो चीज़ें आती हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस चैप्टर में आपको साइबर से रिलेटेड लॉज और साइबर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, साइबर वर्ल्ड के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में, फिशिंग, स्पैमिंग, जंक्स, इसके बारे में, सभी के बारे में जानकारी दी जाएगी। इफ बात करते हैं आज की, तो टुडेज सिनेरियो, देयर आर सो मैनी थिंग्स जो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, बहुत ज़्यादा वास्ट हैं, बहुत स्पेसिफिक हैं, और वहाँ पर जब चीज़ें अच्छी होती हैं तो चीज़ें बहुत सारी गलत भी अवेलेबल हैं। तो जितना ही इंटरनेट को आप अच्छे से जानते हैं, यूज़ करते हैं डेली बेस पे, वो चीज़ आपके लिए उतना ही हार्मफुल भी हो सकती है। जितना पॉजिटिविटी लेकर आती है उतनी नेगेटिविटी लेकर भी आपके लिए आ सकती है। बस आपको ध्यान ये रखना होता है कि साइबर लॉस को, उनके एथिक्स को, रूल्स को कैसे फॉलो करें और उन चीज़ों से बचें, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए बहुत सारे रिस्क जो होते हैं किसी भी चीज़ को यूज़ करते टाइम पर, कोई चीज़ कितनी भी अच्छी रहती है तो वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन कितनी भी प्रूफ क्यों ना हो, ओरिजिनल क्यों ना हो, बट आपको उस इन्फॉर्मेशन को खोना नहीं होता है। बट यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस भी हो सकती है अगर आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, 100% इन्फॉर्मेशन किसी सिस्टम पर सेव कर देते हैं, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, आफ्टर दैट, क्योंकि अगर एक्सेस मिल जाता है किसी हैकर को, किसी गलत पर्सन को, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेगा। तो आपको ध्यान ये रखना होता है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कभी भी सेव ना की जाए। ऐसी इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए जो आपको पता हो। आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट फेक इन्फॉर्मेशन। ये बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ है जहाँ पर आप चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए एक्यूरेसी के साथ में यूज़ करते हैं फेक इन्फॉर्मेशन का, बट वो चीज़ सही है। बट रिस्क ये है यहाँ पे कि किसी भी आईडी को वेरीफाई करते टाइम पर वो आईडी ओरिजिनल है या उसकी फ़ेक आईडी है, आप कई बार धोखा खा सकते हैं। और किसी भी आईडी, किसी वेबसाइट पर भी ऐसा हो सकता है। तो आपको जेन्युइन वेबसाइट्स को यूज़ करना है, रिस्क को ध्यान कर समझ कर, और उसी से इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करनी है। तो ये चीज़ें कई बार गलत भी हो सकती हैं। थर्ड रिस्क आता है इंटरनेट पर हमारा कंप्यूटर वायरस। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी अनऑथेंटिकेटेड वेबसाइट पर विजिट करते हैं, जो वेबसाइट सही नहीं होती है। सो whenever we visit on any kind of website which is not genuine, as we would otherwise we don't know कि वो genuine है या नहीं, sometimes a virus can spread, a virus can install itself into your system, into your computer, into your laptop,
या किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, किसी पेन ड्राइव को लगाते हैं बिना स्कैन करे हुए, तो रिस्की हो सकती है और वहाँ से भी वायरस आपके कंप्यूटर में आ सकता है, जो कि आपके कंप्यूटर को क्रैश कर सकता है या फिर हज़ार्डियस हो सकता है आपके कंप्यूटर के लिए। इसी कड़ी में नेक्स्ट चीज़ें आती हैं साइबर क्राइम। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट साइबर क्राइम. Cyber crime is like any crime which is committed online with the help of computer, any laptop, any kind of system. जो इंटरनेट पे किए जाते हैं, कोई भी टाइप का ऐसा चीज़ जो सही नहीं है, निगेटिविटी लेकर आए, आपका लॉस कर जाए, तो वो चीज़ आती है साइबर क्राइम में. ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपको फिजिकली भी लाइक हार्म हो सकता है किसी तरह से, किसी रुपए पैसे से या किसी और तरह से. आपको मेंटली भी हार्म हो सकता है. तो जितने भी साइबर क्राइम्स आते हैं वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉलिसीज़ 2000 में आई थी आईटी एक्ट के थ्रू, उसके बाद कुछ वैरायटी ऑफ साइबर क्राइम्स यहाँ पे दी गई है जिसको आप समझ सकते हैं. जैसे कि साइबर स्टॉकिंग, लाइक स्टॉकिंग इफ वी टॉक अबाउट, एक ऐसा तरीका जैसे कि आप कोई ऑफलाइन किसी को फॉलो कर रहे हैं, पीछे पीछे उसके जा रहे हैं, वैसे ही आपको कोई ऑनलाइन फॉलो कर रहा है, लगातार आपकी आईडीज़ को फॉलो कर रहा है, चीज़ों को फॉलो कर रहा है और आप उसको नहीं भी जानते हैं क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर हैं फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है. ये प्रोसेस साइबर स्टॉकिंग में आती है. साइबर बुलिंग की बात करते हैं तो किसी पर्सन को हैरेस करना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हेल्प से कमेंट्स करना गलत तरह के, इस तरह की चीज़ें जो आती हैं आपकी साइबर बुलिंग में आती हैं, जहाँ पर आपको पर्सन कॉर्नर करके विक्टिम बना के आपको हैरेस करने की कोशिश करता है, परेशान करने की कोशिश करता है, आपको बुली करने की कोशिश करता है. कोई सामने से बोलता है तो वो ऑफलाइन सिस्टम है, बट यही चीज़ें ऑनलाइन होती हैं तो ये साइबर बुलिंग है. आइडेंटिटी थेफ्ट की बात करते हैं तो इट इज़ टाइप ऑफ साइबर क्राइम व्हेन द कल्प्रिट क्रिएट्स ए फेक आइडेंटिटी इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फाइनेंशियल बेनिफिट्स लाइक क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स अमंग द थिंग्स. बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें, है ना. और वो चीज़ें आपसे बोरो कर लेते हैं या आप अलग अलग इंस्टीट्यूशन से आप लोन लेना चाहते हैं तो कई बार वो आपको गलत तरीका बताते हैं, या फिर हम कई बार पैसे भर नहीं पाते हैं तो हम लोन कहीं और से ले लेते हैं, हम वहाँ भी फेल कर जाते हैं उस चीज़ को रीपे करने में. तो वहाँ पर ये लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं और आपके लॉसेस को कवर अप करने के लिए आपको क्या फ्रॉडस्टर बन के कॉल करते हैं और वहाँ से भी आपकी आईडी को चुरा लेते हैं और चीज़ों को बताते हैं फिर, और आप उसको समझने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट आपका है स्पैमिंग. स्पैमिंग की बात करते हैं तो यू मस्ट हैव नोटिस्ड व्हेन लुकिंग थ्रू, हाँ, कि जब अनऑथेंटिकेटेड मेल्स आपको आते हैं तो वो मेल्स आपको इस तरह से आते हैं जैसे कि आप चीज़ों को समझ पाएँ. ठीक है, शायद थोड़ा सा क्लियर ना हो, यहाँ पे पेज हो सकता हो. तो वहाँ पे कौन सेंडर है, कौन सा रिसीवर है, किसने क्या भेजा है, क्या क्या वो भेज सकता है पर्सन, है ना, और उसने किस तरह से हमें हैरेस करने की कोशिश की है, हमारी आईडी को थेफ्ट किया है या हमारी फ़ोटोज़ निकाली हैं. तो स्पैमिंग में ये होता है बेसिकली बहुत सारे अनवांटेड ईमेल्स एक साथ लोगों को अलग अलग भेज जाते हैं, नंबर ऑफ़ पीपल्स को, और जो लोग उन मेल्स पे क्लिक कर देते हैं वो उससे रिस्क में आ जाते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उस पर दे देते हैं. तो वो जो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो फिर उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है. हाँ, सो जब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो फिर आपको ये समझ में नहीं आता है कि व्हाट शुड बी डन. तो ऐसी चीज़ों को बचने के लिए आपके पास साइबर लॉज हैं, साइबर क्राइम के जो साइबर थाने बनाए गए हैं, साइबर पुलिस स्टेशंस बनाए गए हैं, वहाँ पर आप जाकर रिपोर्ट भी कर सकते हैं चीज़ों को समझाने के लिए, वहाँ पर आप अपनी ऑनलाइन एफआईआर भी करवा सकते हैं. साइबर सिक्योरिटी की बात की जाए, क्योंकि जैसे साइबर लॉज हैं उसी के लिए साइबर सिक्योरिटी को डिज़ाइन किया गया है. उनको ध्यान में रखते हुए जो चीज़ें बताई गई हैं, मैंने इसमें बताई है, क्राइम जिस टाइप के होते हैं वैसे ही आपको रिपोर्ट जब करते हैं तो वो चीज़ें साइबर सिक्योरिटी के प्रोसेस में आती हैं, और आप अपनी सिक्योरिटी को बचाने के लिए, आईडीज़ को बचाने के लिए, चीज़ों को बचाने के लिए जो ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं, आप सिक्योर रहने के लिए इस चीज़ को यूज़ करते हैं जहाँ पे साइबर लॉज बनाए गए हैं. और आपको जब सिक्योर रहना होता है, वी टॉक अबाउट साइबर सिक्योरिटी मेनली, तो ऑनलाइन अपने आप को सिक्योर रखना या सेफ रखना ही, तो वो आपको आता है साइबर सिक्योरिटी में. देख लीजिए. नेक्स्ट आता है यूजिंग पासवर्ड्स. पासवर्ड किस तरह से यूज़ करने हैं, क्या क्या पासवर्ड हो सकता है और कैसा पासवर्ड ऐसे बनाया जाए कि हमारा पासवर्ड स्ट्रांग रहे. तो कह सकते हैं कभी भी अपने पासवर्ड थर्ड पार्टी ऐप से नहीं बनाए, कभी भी पासवर्ड को एक जैसा ना रखें सारे अकाउंट में. पासवर्ड सिंपल तो हों पर इतने सिंपल ना हो कि वो सबको समझ में आ जाए. पासवर्ड्स में 12 कैरेक्टर्स एटलीस्ट हों, जहाँ पर नंबर्स, लेटर, डिजिट, सिंबल सारा यूज़ करें, आप कॉम्बिनेशन बनाएं. और अपने डिवाइसेस को एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी की सॉफ्टवेयर ज़रूर डालें, मतलब एंटीवायरस ज़रूर इंस्टॉल करें. पासवर्ड्स में आपके साथ में फिंगरप्रिंट की सिक्योरिटी के साथ में यूज़ करें सो दैट वो और भी स्ट्रांग हो जाए चीज़ें. ठीक है. वेबसाइट को एक्सेस करते टाइम पर क्या सिक्योर रहना है,
वेबसाइट्स वही यूज़ करें जो ज़्यादा सिक्योर लगें, जो वेरीफाई कर लें वेब एड्रेस को, वेब एड्रेस कंप्लीट है नहीं है, कोई नेम में कॉपी तो नहीं किया गया है, यूआरएल कंप्लीट होना चाहिए आपका, यूआरएल मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पूरा होना चाहिए। ऑलवेज़ यूज़ करें बहुत सारे ट्रस्टेड वेबसाइट्स को, अच्छे वेब ब्राउज़र्स को, गूगल क्रोम को, इंटरनेट एक्सप्लोरर को, और हमेशा माइंड में रखें कि आपको अच्छी वेबसाइट यूज़ करनी है और ट्रस्टेड वेबसाइट्स पे ही भरोसा करें और अपने ट्रांजैक्शंस को उन्हीं वेबसाइट के थ्रू कंप्लीट करें, अदर वेबसाइट्स पे अपने ट्रांजैक्शंस को भी कंप्लीट ना करें। नाउ नेक्स्ट वन इज़ चैप्टर 9 इंट्रोडक्शन टू ऐप डेवलपमेंट। आजकल ये सिनेरियो में जब बात करते हैं तो एज वी नो कि जैसे कि ये इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, पेटीएम है, स्विगी एप्लीकेशन है, मैसेंजर एप्लीकेशन भी दिखाई पड़ रही है। सो ये एप्लीकेशन आजकल बहुत फेमस है, एज यू नो बहुत फेमस एप्लीकेशंस हैं। इन एप्लीकेशंस को जो फेमस बनाया गया है बिकॉज नेटिव एप्लीकेशंस हैं। नेटिव एप्लीकेशंस मीन ऐसी एप्लीकेशंस जो आपके प्ले स्टोर पर रहती हैं और आप उन प्ले स्टोर से उनको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो। डायरेक्टली डाउनलोड करने का मतलब है कि वो एप्लीकेशंस जो पहले से ही डिज़ाइन की गई हों, और बेसिकली आपका मोबाइल फ़ोन जब आपके पास आता है तो बहुत सारी एप्लीकेशंस उसमें पहले से ही रहती हैं, जैसे गूगल क्रोम, यूट्यूब, है ना। सो ये एप्लीकेशंस पहले से ही रहती हैं और आपको उसको डाउनलोड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है ना। सो ये होती हैं आपकी नेटिव एप्लीकेशंस बेसिकली। और कई कई में होता है कि प्री इंस्टॉल रहती हैं, कई बार आपको अपडेट को इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है प्ले स्टोर पे जाके, तो आप वहाँ से भी ऐसा कर सकते हो। बट नेटिव एप्लीकेशंस को डिज़ाइन ही किया गया होता है आपके मोबाइल के बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। एज वी टॉक अबाउट दीज काइंड ऑफ ऐप्स, आजकल जो ऐप्स हैं बहुत ही पावरफुल हो गई हैं और इनको यूज़ करना भी बड़ा आसान हो गया है। बट इस कंपटीशन की फील्ड में अलग अलग टाइप की एप्लीकेशंस आती जा रही हैं और हम उनको यूज़ करना सीखते जा रहे हैं। अलग अलग फ़ोन्स में, टैबलेट्स में अलग अलग टाइप की ऐप सपोर्ट करती हैं, आईफोन में अलग ऐप सपोर्ट करती हैं और एंड्रॉयड में अलग ऐप सपोर्ट करती हैं। और सारी की सारी एप्लीकेशंस टैबलेट पे नहीं चलती हैं, उसमें से कुछ एप्लीकेशन लैपटॉप पे चलती हैं और कुछ नहीं भी चलती हैं। तो उनके लिए डिज़ाइन किया जाता है उस एप्लीकेशन का वेब वर्जन। लैपटॉप पर चलाने के लिए उसी एप्लीकेशन का वेब वर्जन होता है, जिसकी हेल्प से हम लैपटॉप पे भी उन्हीं एप्लीकेशन को चला सकते हैं। जैसे पेटीएम को इंस्टॉल करके हम मोबाइल में चला सकते हैं, तो वैसे ही हम लैपटॉप पर चलाने के लिए क्या करेंगे, हम उसको paytm.com पर जाएंगे तो उसी एप्लीकेशन का वेब वर्जन चला पाएंगे हम। ठीक है, तो ये हो गई हमारी नेटिव ऐप्स। उसके बाद यहाँ पे बात की जा रही है, देखिए शायद थोड़ा पेज नहीं क्लियर है, वेब ऐप्स की। वेब ऐप्स मैंने बता दिया है आपको वैसे तो, ठीक है, जो ऑनलाइन अवेलेबल रहती हैं, जो एप्लीकेशन डायरेक्टली वेबसाइट पर जाने के बाद अवेलेबल रहती हैं वो वेब एप्लीकेशंस हैं। और हाइब्रिड ऐप्स वो ऐप्स होती हैं जो कि आपकी किसी भी ऐप का कॉम्बिनेशन होती हैं। ठीक है, किसी भी ऐप का कॉम्बिनेशन होती हैं, जैसे कि आप जैसे नेटिव ऐप्स और हाइब्रिड ऐप से मिल आपकी नेटिव ऐप और वेब ऐप से मिलकर बनाया जाता है हाइब्रिड ऐप। ठीक है, तो वो होता है हाइब्रिड एप्लीकेशन। हाइब्रिड एप्लीकेशन में उस एप्लीकेशन का प्ले स्टोर वाला वर्जन भी होता है और ऑनलाइन वाला वर्जन भी होता है जो कोई वेब ब्राउज़र पे चलता है। ठीक है, और अब देखिए 3 टाइप की चीज़ें यहाँ बताई गई हैं, जैसे कि डेवलपमेंट का टाइम उसमें कितना लग जाता है, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए ऐप की। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि किसी भी ऐप को सेलेक्ट करते टाइम पर आपको जरूर देखनी चाहिए। डेवलपिंग की बात करते हैं तो थंकेबल ऐप आती है। थंकेबल एप्लीकेशन की हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस को डिज़ाइन कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। हमें इसको सबसे पहले तो साइन इन करना पड़ेगा, ठीक है। और जब हम थंकेबल.com पर चले जाएंगे तो हमें वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, स्टार्ट करेंगे हम उसको आईडी बनाने के बाद अपनी, और उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे। सेकंड स्टेप में आपको देख सकते हैं सेलेक्ट करना पड़ेगा ऑप्शन को, जहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे बिल्डिंग ऑप्शन पर जाके। स्टार्ट बिल्डिंग ऑप्शन में आपको ऐप मिलेगी, वैरायटी मिलेगी, टूल्स मिलेंगे, वहाँ से क्रिएट करेंगे हम चीज़ों को, अपने प्रोजेक्ट का कोई नाम रखेंगे, कैटेगरी रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैटेगरी रखने के बाद हम डिज़ाइन करेंगे। पैनल, डिज़ाइन पैनल है, लेआउट पैनल है और यहाँ लिखा आउट सिक्योरिटी पैनल है। डिज़ाइन पैनल में आपको डिज़ाइन टूल्स मिलेंगे, लेआउट पैनल में आपको लेआउट के टूल मिलेंगे, वहाँ पे जब आप वर्क करेंगे लेआउट स्क्रीन पर, और फिर उसके बाद ही आपकी वेब डिज़ाइन शुरू होगी। सबसे पहले जाएंगे इमेज टूल पर, वहाँ से कोई इमेज निकालेंगे अपनी एप्लीकेशन के लिए, कैसी हमारी एप्लीकेशन कैसी दिखनी चाहिए। इमेज निकालने के बाद उसको हम ऐड करेंगे और उसके बाद अगली इमेज पे जाएंगे, वहाँ से आप अपनी अगले टूल को ऐड करेंगे।
और उसके बाद हम टूल की वैरायटी निकालेंगे कि किस टाइप का टूल होना चाहिए जो हम उसका एडिटिंग करके नेम अच्छा सा लिख पाएँ इमेज पे। उस इमेज के नेम को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम उस वैरायटी पे जाएंगे जहाँ पर आपको लेबल लगाना है उस इमेज का लेबल मतलब उस इमेज का नेम क्या होना चाहिए। और अगला बटन भी बनाएंगे नीचे हम हल्का सा, बटन को भी डिज़ाइन करेंगे और बटन का भी नेम लिखेंगे। ठीक है, तो बटन और बटन का लेबल और इमेज का लेबल, इतनी चीज़ें करेंगे। और वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम चलेंगे। और लास्ट में जब हमारी इमेज हो जाएगी, लेबल हो जाएगा, बटन हो जाएगा, उसका लेबल हो जाएगा, ओके कर देंगे तो हमारा लेआउट का फर्स्ट स्क्रीन तैयार हो जाएगी जहाँ पर वो हमारी एप्लीकेशन देखने में कैसी लगती है वो इस तरह से बन जाएगी। लाइक यहाँ पर बुक है, ठीक है, और एक बटन लगा हुआ है, उस पर कुछ ओके करके लिख दिया गया है। तो ये हमारा लेआउट पैनल का मेन स्क्रीन है जिस तरह से हमारी एप्लीकेशन देखने में लगेगी। इस तरह से इसमें आगे भी बहुत सारी प्रोसेस होती है कि इसका अंदर का पैनल कैसा होगा, इन्फॉर्मेशन कैसे दी जाएगी, कैसे समझाया जाएगा चीज़ों को, और लास्ट पैनल कैसा होगा, लास्ट में पेज कैसे आएगा, और एप्लीकेशन से क्लोज कैसे करा जाएगा, एप्लीकेशन को बंद कैसे किया जाएगा बाद में। उसको डिज़ाइन करने के बाद ही इस एप्लीकेशन को पूरा कंप्लीट किया जाता है और उसको प्ले स्टोर पे अप्रूव करवाया जाता है लोड करने से पहले। ओके, और फिर हमारी एप्लीकेशन रिबिल्ड होकर तैयार हो जाती है। ओके, थैंक यू एवरीवन, इतना ही रहेगा हमारी तरफ से। ओके, सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।